IUI मीन्स इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अगर हम बात करें ART की, मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की, तो ये ART से बाहर आता है। जो IUI होता है एक तरह का वो नेचुरल वे होता है कंसेप्शन का, जिसमें हम थोड़ा सा ही पेशेंट को असिस्ट करते हैं, बिकॉज हम ढंग से लैब में एग्स भी नहीं निकाल रहे हैं बाहर, और हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि वो अंडे किस तरह के बन रहे हैं। तो अब IUI के लिए कौन सा पेशेंट बेसिकली फिट होता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उन पेशेंट्स की IUI होती है जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग जॉब में होते हैं, जो साथ में रह नहीं पाते हैं अपने ओव्यूलेशन के टाइम में। सेकेंडली कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं कर पाते हैं, मेल या फीमेल दोनों की वजह से। उन पेशेंट्स में भी IUI में काफ़ी सक्सेस रेट होने के चांसेस होते हैं। एंड जो पेशेंट्स ट्रैवल करते हैं उनके केस में हम हस्बैंड के स्पर्म्स फ्रीज कर लेते हैं और उनसे हम IUI करते हैं जब वाइफ का ओव्यूलेशन का टाइम आता है। थर्डली, जिन हस्बैंड्स के स्पर्म काउंट्स थोड़े से मींस माइल्डली डिरेंज होते हैं, माइल्डली डिरेंज उनकी मोटिलिटी होती है, अगर उनकी मॉर्फोलॉजी ख़राब होती है तो उस केस में हम IUI नहीं रिकमेंड करते हैं। फोर्थली, अगर पेशेंट को जैसे कि एग उसके टाइम पे रप्चर नहीं हो रहा है, तो टाइमली अगर हमने पेशेंट को इंड्यूस किया, रप्चर के लिए इंजेक्शंस लगाए, उस केस में भी हम पेशेंट का IUI करते हैं। ये कुछ कॉजेज़ हैं। पहले के समय अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के केसेस में भी IUI होते थे। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी मीन सब कुछ नॉर्मल है फिर भी कंसेप्शन नहीं हो रहा है, उसमें नेचुरल साइकिल IUIs भी होते थे। अब आज के डेट में उन तरह के पेशेंट्स को भी हम लोग IVF के लिए जाने के लिए बोलते हैं, बिकॉज जो रिसर्च पेपर्स हैं वो बता रहे हैं कि उन तरह के पेशेंट्स में IUI का एज सच कोई रोल नहीं होता है, उसमें IUI में सक्सेस रेट बहुत कम हो जाता है। फोर्थली, उन तरह के पेशेंट्स में भी IUI होते हैं जिनमें हस्बैंड के स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं, और या तो पेशेंट फाइनेंशियली टीज़ा कराने के लिए विलिंग नहीं है, टीज़ा विद ICSI प्रोसीजर के लिए, या उसने FNAC करा ली है, उसमें भी कोई स्पर्म नहीं आया। उन सब केसेस में भी डोनर स्पर्म से IUI होता है। पर उन केसेस में भी अगर हम डोनर स्पर्म से भी IUI कर रहे हैं तो हमें ट्यूब को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि अगर हस्बैंड के स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं तो हम ये सोच के चलें कि वाइफ का सब कुछ नॉर्मल है। तो अगर हस्बैंड के स्पर्म्स नहीं भी बन रहे हैं तो IUI करने के पहले देखना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या वाइफ के भी अंडे बन रहे हैं कि नहीं। और ये चीज़ें सिर्फ अल्ट्रासाउंड से नहीं दिखती हैं। जैसे हस्बैंड का अगर सीमेन आप डायरेक्टली अगर देखें तो उसको आप देख के ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर स्पर्म है कि नहीं, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप के नीचे उस स्लाइड को लगा के देखना पड़ता है। वैसे ही सिर्फ अल्ट्रासाउंड में अंडे बनने से ये नहीं पता चलता है कि वो अंडों के अंदर बीज है कि या वो अंडे खाली बन रहे हैं, दे आर एम्प्टी फॉलिकल्स। तो उन सब की भी टेस्ट करनी बहुत ज़रूरी होती है। पैरेलली ट्यूब को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि ट्यूब सिर्फ खुला भी है, वो पेटेंट भी है कि नहीं, वो फंक्शनल है कि नहीं, मतलब वो काम कर रहा है कि नहीं। बहुत बार ऐसे होता है कि ट्यूब की टेस्ट की फिल्म आती है, उसके अंदर वो पेटेंट होती है, मीन्स लिख के दिया होता है कि ट्यूब की तरफ से डाई चली गई, लेकिन क्या होता है कि ट्यूब इतनी मोटी होती है, मोटी ट्यूब जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाइड्रोसैल्पिंग्स के साथ होती है, वो ट्यूब नॉन फंक्शनल हो जाती है, मीन्स वो खुली तो है पर वो किसी काम की नहीं है हमारे। तो इस तरह की चीज़ें हमें रूल आउट करनी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए वर्बल रिपोर्ट्स पेशेंट के ये सब कोई मायने नहीं रखते हैं। जब तक हम वो फिल्म नहीं देख लें, वो सारी टेस्ट नहीं देख लें, तब तक हम पेशेंट को ये नहीं बोलते कि हाँ तुम IUI करा लो, तुम IVF करा लो, तुम नेचुरल करा लो। तो एक तरह से ओवेरियन एजिंग, स्पर्म की एजिंग, आपकी फैलोपियन ट्यूब की क्वालिटी, टाइप, पेटेंसी, यूट्रस की टाइप, पेटेंसी, यूट्रस की क्वालिटी, सब देखनी बहुत ज़रूरी होती है। ब्लड सप्लाई कितनी आ रही है, तभी हम डिसाइड करते हैं कि आपका IUI करें या ना करें।